नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 जो कि है महाद्वीप एवं महासागर। आज के इस भाग 2 में हम जानेंगे महासागरों के वितरण के बारे में, अर्थात पृथ्वी के कितने भूभाग पर महासागरों का वितरण है, उनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है और इसी प्रकार से हम क्रमशः जानेंगे कि कौन सा महासागर बड़ा है, उसके बाद कौन सा आता है और फिर सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं, इसके अंदर दिखाया गया है कि हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर है। तो कुल कितने महासागर है? 5 महासागर है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर आता है। चौथे नंबर पे दक्षिणी महासागर, 5वें नंबर पे आर्कटिक महासागर। तो इसी प्रकार से सबसे बड़ा महासागर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर जो कि 5वें नंबर पर है, आर्कटिक महासागर। तो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित ये पांचों महासागर पृथ्वी का कितना भूभाग घेरते हैं? तो हमारी पृथ्वी पर स्थित ये पांचों महासागर जो है वो पृथ्वी का 75% भाग घेरते हैं। कितना? 75%, अर्थात 3/4 भाग पृथ्वी का किसके द्वारा घेरा गया है? महासागरों के द्वारा। दूसरी ओर 1/4 भाग जो है वो भूखंड यानी महाद्वीपों के द्वारा घेरा गया है। अब हम जानेंगे कि ये जो महासागर है, हमने जब महासागर की कनेक्टिविटी की बात की थी तो उसके अंदर, चित्र के अंदर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब महासागरों की भी एक सीमा निश्चित की गई है। जैसा कि आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं, ये हिंद महासागर की सीमा है। ये जो है ये हिंद महासागर की सीमा है। अब हिंद महासागर के चारों ओर कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो मुख्य सीमाएं अगर इसकी देखें हम, तो उत्तर के अंदर क्या है? एशिया है। पश्चिम के अंदर अफ्रीका, पूर्व के अंदर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर। यानी हिंद महासागर के नीचे क्या है? दक्षिणी महासागर है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया आ गया, पश्चिम में अफ्रीका और उत्तर के अंदर क्या है? एशिया महाद्वीप। इसी प्रकार से हिंद महासागर जो है इसके भी 2 भाग है। कौन से? पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पश्चिम के अंदर अरब सागर है और पूर्व के अंदर क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब इन दोनों भाग के अंदर भी क्या है? द्वीप स्थित है। कौन से द्वीप? अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हमें दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से ये हिंद महासागर जो है वो 2 भाग में बांटा गया है। कौन सा? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अब हम जानेंगे कि समुद्र के अंदर जो वनस्पति और हमें प्राणी दिखाई देते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उस किस प्रकार से वो हमारे जीवन में भी भूमिका निभाते हैं। तो पहली बात तो ये कि समुद्री वनस्पति, अर्थात समुद्र के अंदर जो वनस्पति हमें दिखाई देगी उसको हम समुद्री वनस्पति बोलते हैं। और जीव जंतु जो समुद्र के अंदर रहते हैं। अब ये छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जैसे कि मछली हो गई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे जीवाणु हो गए। कुछ बड़े भी होते हैं जैसे कि डॉल्फिन हो गई। तो इसी प्रकार से समुद्र के अंदर या फिर महासागर के अंदर भी हमें वनस्पति और प्राणी जगत देखने को मिलते हैं। तो समुद्री से हमारा यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि महासागरों और सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित, मतलब वनस्पति जगत हो चाहे प्राणी जगत हो, जो कि महासागरों और सागरों में पाए जाते हैं। वनस्पति जगत से हमारा क्या तात्पर्य है? किसी विशेष क्षेत्र के अंदर, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो या फिर भूमिगत क्षेत्र हो, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? समुद्री क्षेत्र की। तो किसी विशेष क्षेत्र या समय अवधि का पादप जीवन। दूसरी ओर प्राणी जगत किसको बोलेंगे? विशेष क्षेत्र का, समय अवधि का पशु जीवन। क्या? पशु जीवन। तो अब हम पढ़ेंगे कि समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पति जगत और प्राणी कौन कौन से हैं। तो समुद्र के अंदर भी प्राणियों और वनस्पति की विविधता देखी जा सकती है। समुद्री जीवन को समृद्ध करने में सहायक कौन कौन है? प्राणी जगत। कौन से? समुद्री प्राणी जगत और वनस्पति जगत। और समुद्र के अंदर अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है, जो कि इन महासागरों के अंदर भी पाई जाती है। तो समुद्री
वनस्पति जगत जो है उसके अंदर छोटे छोटे पौधे और सभी समुद्री शैवाल आते हैं। छोटे छोटे पौधे और समुद्री शैवाल को हम इंग्लिश में एल्गी एंड सीवीड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गी एंड सीवीड्स, याद रखिएगा। और समुद्र के अंदर हमें प्राणी जगत भी दिखाई देते हैं जिसमें हजारों प्रकार की प्रजातियां होती है और ये रंगीन प्राणी जगत पाए जाते हैं। ये जो प्रजातियां हैं वो मछलियों की, डॉल्फिन, व्हेल और अनगिनत रहस्यमयी गहरे समुद्री जीव भी इसके अंदर शामिल है। अर्थात समुद्र जो है वो बहुत ही ज्यादा गहरे होते हैं, तो उनकी पूरी तरह से छानबीन करना या फिर कौन कौन से प्राणी जगत उसमें रहते हैं वो चीज संभव नहीं है। लेकिन कई सारी चीजें जो हमें ज्ञात है, तो उनमें से ये जो प्राणी जगत है, जैसे मछली हो गई, व्हेल हो गई, डॉल्फिन हो गई आदि, समुद्री जगत या फिर समुद्री प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीव या फिर जीवन जो है वो विविध रूप से पाए जाते हैं। कैसे? अब समुद्र की सतह पर तो सूरज की रोशनी से क्या होगा? उजाला होगा। ठीक वहीं जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे गहराइयों में अंधेरा होता जाता है। अब चाहे समुद्र के ऊपर की बात करें या फिर तल की बात करें, दोनों में ही विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। किसकी? वनस्पति और प्राणियों की। अब हम बात करेंगे कि महासागरों से उत्पन्न होने वाली क्या क्या आपदाएं हैं और हम उनका सामना कैसे करते हैं। तो महासागर, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि किस प्रकार से महासागरों से बादलों का निर्माण होता है। ये चित्र देख लीजिए, ये है महासागर। मुख्यतः वर्षा का स्रोत जो है वो महासागर है। तो पृथ्वी पर होने वाली वर्षा हमें किससे प्राप्त होती है? महासागरों से होती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये महासागर है, इससे क्या हो रहा है? जल वाष्पित हो रहा है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, फिर यही वाष्प ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और जल वाष्प के ठंडे होने के कारण वो संघनित हो जाती है। संघनित होने से किसका निर्माण होता है? बादलों का निर्माण होता है। फिर यही बादल हमारी भूमि पर वर्षा करते हैं। तो महासागर बादलों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और ये बादल महाद्वीपों पर वर्षा लेकर आते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है कि भारत में जो वर्षा आती है गर्मियों के अंदर, वो किसके द्वारा लाई जाती है? इन महासागरों से बने हुए बादलों द्वारा ही लाई जाती है। तो भारत में हर गर्मी में होने वाली मॉनसूनी वर्षा, भारत में होने वाली वर्षा को हम क्या बोलते हैं? मॉनसूनी वर्षा। कहाँ से उत्पन्न होती है? महासागरों से। तो इस वर्षा के अभाव में हमारी पृथ्वी पर क्या होगा? वर्षा नहीं होगी तो हमें पानी कैसे मिलेगा? तो हमारी कृषि जो है और हमारा जीवन भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। पानी नहीं मिलेगा तो फसलें नहीं उग पाएगी और हम भी कैसे जिएंगे बिना पानी के? क्यों? क्योंकि जल तो जीवन है। तो इसी प्रकार से महासागरों से ही हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं महासागरों के अंदर तूफान और चक्रवात के अलावा सुनामी जैसी आपदा भी उत्पन्न होती है। तो सुनामी क्या होती है? सुनामी एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो कि समुद्र से उत्पन्न होती है। समुद्र हो चाहे महासागर हो। महासागर कौन से हैं हमारे? मुख्यतः प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये महासागर हो गए। और जो समुद्र है अर्थात बड़ी बड़ी जो जलराशियां हैं उनसे क्या उत्पन्न होती है? सुनामी उत्पन्न होती है, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। अब सुनामी होती क्या है? तो ये विशाल और शक्तिशाली तरंगे होती है जो कि अपने आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करती है। अब ये विशाल या फिर शक्तिशाली तरंगे उठती क्यों है? क्या इसकी वजह है? तो इसके मुख्यतः दो कारण है, जो कि समुद्र के तल पर भूकंप या फिर समुद्र के तल पर ज्वालामुखी का विस्फोट होने की वजह से ये प्राकृतिक आपदा घटित होती है। इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? कैसे पड़ता है? तो सुनामी का प्रभाव जो है वो हजारों किलोमीटर तक पड़ सकता है और मुख्यतः ये तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो सुनामी जो है वो हजारों किलोमीटर तक जाकर तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है, जिससे क्या होगा? लोगों की जान भी जा सकती है, उनके घर जो है वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो जान माल की क्षति होती है। इसकी वजह से सुनामी जो है व्यापक स्तर पर हानि उत्पन्न करती है। अब ये हानि मैंने बताई अभी, जैसे कि मुख्यतः जान माल की हानि हो गई, लोगों के घर डूब जाते हैं, लोगों के जो जितना भी उनके पास सामान है वो सारा भी डूब जाता है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से 26 दिसंबर 2004 को एक ऐसी प्रचंड सुनामी आई
जिसके कारण उसने अपने आसपास के क्षेत्रों को, जितने प्रभावित क्षेत्र थे उसमें बहुत ही ज्यादा जान माल की हानि हुई और वो तटीय क्षेत्र डूब गए। अब जानते हैं कि वो तटीय क्षेत्र थे कौन कौन से। तो ये जो 2004 की प्रचंड सुनामी थी वो उसने भारत और हिंद महासागर के आसपास के लगभग 13 देशों को प्रभावित किया। अब आप सोचकर देखिए 13 देश, अर्थात ये सुनामी कितनी भयंकर होगी जिसने 13 देशों में अफरा तफरी मचा दी, खासकर तटीय क्षेत्रों में। तो आसपास के 13 देशों को प्रभावित किया। और ये सुनामी उत्पन्न क्यों हुई थी? इंडोनेशिया के अंदर क्या हुआ था? भूकंप आया था। तो समुद्र तल में या फिर धरती पर जब भूकंप आता है तो जो आसपास की जलराशि होती है उससे बड़ी बड़ी तरंगें उठती है। अब इंडोनेशिया के अंदर ये जो भूकंप आया इसके कारण क्या हुआ? सुनामी उत्पन्न हुई। और कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया? भारत और हिंद महासागर के आसपास के लगभग 13 देशों को प्रभावित किया। अब खासकर अगर भारत में बात करें तो तटीय क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु और केरल के तटीय क्षेत्र शामिल थे उनको गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसने? इस 2004 की सुनामी ने, जिसकी वजह से जान माल की हानि भी हुई। तो जिन घटनाओं के कारण जान माल की क्षति हुई अर्थात कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कई बार इतनी ज्यादा विध्वंसक या फिर खतरनाक हो जाती है कि इंसान की जान तक चली जाती है। अब आपका घर डूब गया, कोई बात नहीं, आप घर तो दोबारा से बना लेंगे, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो सोचकर देखिए ये जो प्रचंड आपदाएं हैं उनका व्यापक प्रभाव कितना खतरनाक होता है। तो इसी प्रकार से जितनी भी आपदाएं आती है तो हर देश का अपना एक आपदा प्रबंधन होता है, जिससे वो क्या करते हैं, कोई भी आपदा हो उससे लोगों को कैसे राहत दिलाए, कैसे उनको बचाए या फिर कैसे उनकी मदद की जा सके या फिर कैसे उस आपदा का प्रभाव घटाया जा सके। अब जितनी भी आपदाएं हैं सबका हमें पहले से ज्ञान नहीं होता कि अरे कुछ होने वाला है या घटित होने वाला है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो आपदा प्रबंधन की जो टीम होती है, ये जो दल होते हैं, ये सभी पहले से ही तैयार रहते हैं ताकि अगर किसी भी समय पर कोई भी आपदा आए तो उसका सामना आसानी से किया जा सके। तो इसी प्रकार हर देश की अपनी एक आपदा प्रबंधन है। तो भारत की आपदा प्रबंधन समिति कौन सी है? तो भारत के अंदर सभी प्रकार की आपदाओं को कौन संभालता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसी प्रकार से जितनी भी आपदाएं आए, चाहे धरती पर आए चाहे समुद्र के अंदर आए, तो वो सारी कौन हैंडल करता है? भारत के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैंडल करता है। तो इस पाठ में हमने क्या जाना कि महासागरों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, अर्थात सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, और महासागरों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में जाना, जो हमारे लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे? क्योंकि महासागर की जो वनस्पति है वो हमें बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, महासागर के जो वनस्पति जगत है, प्राणी जगत है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हमने और जाना कि कैसे महासागरों के अंदर आपदाएं आती है। अब हमारे पास कई सारे ऐसे फायदे हैं जो हमें महासागरों से मिलते हैं, लेकिन कई नुकसान भी होते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, पहला सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक। तो इसी प्रकार से हमने जाना किसके बारे में? महासागरों के बारे में। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हमने बात की थी 5 महासागर की, क्योंकि कुल कितने महासागर हैं? 5। तो विकल्प देखते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। इसमें सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका सही उत्तर है विकल्प द, अर्थात आर्कटिक महासागर। ये आता है 5वें नंबर पे, दक्षिणी महासागर 4थे नंबर पे और हिंद महासागर आता है 3रे नंबर पे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पहले क्वेश्चन में क्या था? सबसे छोटा महासागर। अब आपसे पूछा गया है सबसे बड़ा महासागर। इसीलिए आपको महासागरों की साइज जो है, अर्थात
कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है वो याद रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका विकल्प पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? अटलांटिक। तीसरा चौथा पांचवा तो मैंने आपको बता ही दिया है। सॉरी, ये दूसरे नंबर पे प्रशांत महासागर पहले नंबर पे और हिंद महासागर आता है तीसरे नंबर पे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।